आज आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, गोली दर्पण से परावर्तन, ये इसका अधिकांश भाग हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बावजूद भी 12th में कुछ पार्ट है वही बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वास्तव में प्रकाश है क्या। प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट है क्या। यदि लाइट के बारे में कोई पूछता है कि लाइट क्या है तो बताएंगे लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। बस इतनी ही डिफिनीशन है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का क्या करा देती है, आभास करा देती है। ठीक। अब जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है तो बेटा इसको याद करिएगा, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जिस प्रकाश में चीजों को हम देख पाते हैं वह 3800 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है और 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। ठीक। अब इसको मोटे तौर पर यदि हम लिखना चाहें तो इसे लिख देते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिख देते हैं। तो ये दोनों ही सही, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो गई। तो यदि आपसे कोई पूछता है जिस प्रकाश में हम चीजों को देखते हैं उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है तो उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है तो ये तो आपका दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, ये आपको पता चल जाएगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में बेटा अलग अलग होती है। तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो प्रकाश की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बेटा प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुणों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो क्या बताएंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश में बेटा परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन की घटना किसमें होती है, प्रकाश में होती है। इसके बाद क्या है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन भी होता है और प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या है, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। तो पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, 3 गुण हो गए। तो चौथा, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है,
जब बेटा प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंग की किरणों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। और इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ध्रुवण, प्रकाश में ध्रुवण होता है। बेटा ध्रुवण है क्या, थोड़ा सा और आगे वाले चैप्टर में आपको ध्रुवण पढ़ाएंगे। तो ध्रुवण में होता क्या है, जैसे आप रात में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, जब गाड़ी चलाते हुए आप लोग जा रहे हैं तो आगे से यदि हेडलाइट की रोशनी आती है और आंख में पड़ती है तो सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। यदि कोई छोटा बच्चा आपकी आंख में सीधे टार्च जला देता है तो कुछ देर तक आंख से दिखना बंद हो जाता है। यह प्रकाश का क्या है, ध्रुवण है। अगला क्या है बेटा, देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी बताए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। अब आगे की प्रॉपर्टी बताने के लिए, जैसे हम कहते हैं प्रकाश धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव नाम दिया गया है। इस समय बहुत सारे सोलर पैनल छतों में लग रहे हैं, तो वो क्या करता है, प्रकाश करता क्या है कि प्रकाश किरणें पड़ती हैं, किस पे पड़ती हैं, धातु की सतह पर पड़ती हैं, और प्रकाश किरणों के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है। और क्या घटना होती है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण की घटना प्रकाश में होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ध्रुवण आपको बता चुके हैं, वर्ण विक्षेपण बता चुके हैं, धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक। अब वर्ण विक्षेपण भी आपको बता चुके हैं। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के यदि गुण पूछे जाते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। क्या होता है, विवर्तन होता है। ये व्यतिकरण और विवर्तन भी आगे चैप्टरों में आपको पढ़ा देंगे। तो प्रकाश की बेटा जो सामान्य रूप से प्रॉपर्टी हैं वो हमने आपको बता दी। सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश की डिफिनीशन क्या होगी, जो दृश्य प्रकाश है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती वायु या निर्वात में, और ये प्रकाश के गुण हो गए। अब इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब हो गया, इसको बंद करो थोड़ा सा। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन परावर्तन का मतलब ही सीधा सीधा है प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस इतनी सी डिफिनेशन है, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे बेटा यहाँ पर हम एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, एक ऐसा मिरर है प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर हम ले लिए, यहाँ पर एक लंब खींच दिए, सीधी लाइन खींच दिए, इसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अभिलंब लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब या नॉर्मल। ये लाइट प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसे इंसिडेंट रे, IR लिख देते हैं, इंसिडेंट रे। अब बेटा इससे टकरा के जब ये ऐसे वापस चली जाती है इसका नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर जो एंगल बनता है किसके साथ, इस लंब या अभिलंब के साथ, लंब कहें या अभिलंब के साथ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, बल्कि लंब के बजाय अभिलंब ही लिख लो ठीक रहेगा, अभिलंब कहें या नॉर्मल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण का नाम रखा गया आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये बेटा, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना है, उसका नाम क्या रख दिया गया है, आर रख दिया गया है। तो यहां पर यह पाया जाता है एंगल आई की वैल्यू एंगल आर की वैल्यू के बराबर रहती है। बेटा यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही रहेगा। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में क्या बताएंगे, प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकरा करके, प्रकाश किरण ये आई, चिकने तल से टकराई और ये वापस चली गई। प्रकाश की किरण का किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे धूप में प्लेन मिरर, जिसे हम शीशा कहते हैं, लेके खड़े हो जाते हैं और वो लाइट को दूसरी दिशा में, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में भेज देते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन की किरण क्रिया में जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपका अभिलंब है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। बेटा प्रथम नियम क्या है, यदि हम फर्स्ट लॉ की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। यदि हम प्रथम नियम की बात करें तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये बिंदु आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। याद हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम की यदि हम बात करें, जो सेकेंड लॉ है, वो एकदम इजी है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम में यही बताया गया है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश का परावर्तन और ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, ठीक। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको इमेज कहते हैं, इमेज। तो ये प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब दर्पण में बेटा बनता है और प्रतिबिंब लेंस में भी बन जाता है। चाहे समतल दर्पण में रोज हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा एक प्रकार का प्रतिबिंब है, और जो चेहरा दिखाई देता है उस चेहरे को हम पकड़ नहीं सकते, दर्पण में नहीं पकड़ सकते, जिसे नहीं टच कर सकते, वो आपका आभासी प्रतिबिंब है, इमेजिनरी इमेज है, वर्चुअल इमेज कह दो, ठीक है। और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम छू सकते हैं, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, जो चीज दर्पण में बने और दर्पण के पीछे बने, ठीक है, जो चीज दर्पण में बने और दर्पण के पीछे बने वो आपका आभासी प्रतिबिंब है। और जो चीज दर्पण में बने लेकिन दर्पण के आगे बने, दर्पण से बने लेकिन दर्पण की तरफ जिधर वस्तु है उधर ही बने, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की डिफिनीशन क्या है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। हम लोग अपने आप को बिंदु वस्तु मान लें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु वस्तु हो सकती है, वस्तु से ही प्रकाश की किरणें चलती हैं। जब आपको हम तभी देख पाएंगे जब आपके शरीर पर प्रकाश किरणें पड़ रही होंगी और परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना तक पहुंच रही होंगी। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। और एक होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कह देते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज की डिफिनीशन किस प्रकार से देंगे? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देंगे तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। फिर क्या बता देंगे? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। बेटा चाहे प्रतिबिंब समतल दर्पण से बने, चाहे उत्तल दर्पण से बने, चाहे अवतल दर्पण से बने, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की बात आती है? उत्तल दर्पण की। तो जैसे ऐसे खींच दिए, ये समतल दर्पण हो गया, यहां पर कोई चीज रख दिए तो इसका प्रतिबिंब बेटा उतनी ही x डिस्टेंस पर इधर रखा है तो x डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज कैसा रहेगा? आभासी, आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ये आपका आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ठीक। अब दूसरा दर्पण ये है, यहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, इसमें भी यहां छोटा इमेज बन जाता है। दर्पण के पीछे ये भी बनता है, मिरर के पीछे ये भी बनता है। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि ये भी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण है। इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में भी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। एक ही कंडीशन में वहां प्रतिबिंब बनता है, वो भी कैसा बनता है बेटा? आभासी। ठीक। गाड़ियों की जो बैकिंग देखने के लिए लगा रहता है मिरर, पीछे देखने के लिए कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, यही लगा रहता है। ठीक। तो इन दोनों में आभासी। तो अब वास्तविक किसके लिए बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इस मिरर में, जिसके उभरे हुए तल में पॉलिश रहती है, जिसके उभरे हुए तल में पॉलिश रहती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है। उसी में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। ये आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बेटा दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। इसमें मोस्टली वास्तविक ही बनते हैं,
केवल एक केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभी वो केस हम बता देंगे। दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण, बेटा इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो ये वास्तव में गोली दर्पण है क्या? कोई कांच का खोखला गोला ले ले, कांच का बना हुआ खोखला गोला ले ले और उसको कहीं से भी कट कर दे। सपोज कीजिए ये कांच का बना हुआ खोखला गोला है, इसको बेटा हमने इस प्रकार से कट कर दिया। ठीक, चाहे ये पार्ट ले लो चाहे ये पार्ट ले लो, जो इच्छा हो। हम इधर वाला पार्ट ले रहे हैं और इसके जो उभरा हुआ तल है यहाँ पर पॉलिश कर दें और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कराना शुरू कर दें, तो ये आपका एक प्रकार का गोली दर्पण का एक पार्ट है। गोली दर्पण वास्तव में दो पार्ट में हो जाते हैं। ये वाला जो दर्पण है उसका नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण अवतल दर्पण होता है, जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक, इसको जब हम टच करेंगे या इसमें 2-4-6 बूंद पानी डालेंगे तो बीच में पानी भरा रहेगा, ऐसे चम्मच जैसा होता है अंदर की तरफ वाला पार्ट। ठीक है, और मान लो किसी ने कहा बिना टच किए हुए बताओ, तो इसमें इसके पास एक पेंसिल ले जाएंगे और पेंसिल जब ले जाएंगे तो पेंसिल आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी, तो समझ जाइएगा वो अवतल दर्पण है। इसके पास ये जो आपका मिरर है, मिरर के एकदम पास ले जाएंगे और पेंसिल का साइज बड़ा दिखाई देने लगे तो वो अवतल दर्पण। ठीक है, पहचान लोगे। टच करने के बाद तो यदि आप स्केल रख दो, पटरी रख दो, तो पटरी केवल किनारों को टच करेगी, बीच को टच नहीं करेगी। टच करके पहचान करने का तरीका। और बिना टच किए हुए इसको कैसे पहचानोगे लैब में? इसके मिरर के पास मिरर रखा है, मिरर के सामने एक छोटी पेंसिल ले जाइए, पेंसिल का साइज आपको बड़ा लगने लगे, वो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब इसी पार्ट को लिए थे, लेकिन किए क्या कि इसका जो दबा हुआ तल है उसमें हमने पॉलिश कर दी। उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या करा रहे हैं? परावर्तन करा रहे हैं। दबे हुए तल में पॉलिश कर रहे हैं और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, तो ये आपका उत्तल है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? आप टच पेंसिल इसके ऊपर स्केल रखेंगे तो किनारों को स्केल टच नहीं करेगी, केवल बीच वाले पार्ट को ही स्केल टच करेगी। ठीक है, और इसके पास यदि कोई पेंसिल ले जाएंगे और पेंसिल हरदम छोटी नजर आएगी। ठीक है, इसके पास पेंसिल ले जाओगे, पेंसिल का इमेज देखोगे इसके अंदर तो कैसी महसूस होगी? छोटी महसूस होगी। इसका मतलब ये आपका उत्तल दर्पण है। तो गोली दर्पण होता क्या है? कोई कांच का खोखला गोला होता है, उस कांच के खोखले गोले को काट लिया जाए और काटने के बाद किसी भी एक पृष्ठ में पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो वह आपका गोली दर्पण बन जाएगा। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले वाला दर्पण अवतल दर्पण है, दूसरा वाला दर्पण उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब जिसके उभरे हुए तल में पॉलिश हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। उत्तल दर्पण का मतलब हो गया जिसके दबे हुए तल में पॉलिश हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कराया जाए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र बना दीजिएगा और जो बोल रहे हैं यही डिफिनीशन है। ठीक, ये दर्पण, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं गोली दर्पण से संबंधित हैं?
तो सबसे पहली डिफिनेशन जो आती है वो आता है बेटा दर्पण का ध्रुव। क्या आता है? दर्पण का ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहें या पोल कहें, ये दोनों एक ही बात होती है। तो ये होता क्या है, ये आपका यहां पर हमने ले लिया अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को ध्रुव बोलते हैं। अवतल दर्पण का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा इसी का नाम है ध्रुव। इसकी परिभाषा क्या होगी? गोली दर्पण के परावर्तक तल, ये वाला तल क्या है? परावर्तक तल है, इधर पॉलिश है। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद हो जाएगा भैया, गोली दर्पण के, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण में दोनों आ जाते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये ध्रुव की डिफिनेशन होगी और इसको P से ही डिनोट किए हैं। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ? गोली दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग है, ये खोखला गोला ऐसे रहा होगा, गोली दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये चीज रेडियस हो जाएगी ना, देखो ये चीज क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती? ये बेटा पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट बेटा वही जो त्रिज्या की यूनिट होती है, मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? सीधी सीधी बात बताएंगे, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। गोली दर्पण का ये ध्रुव है बेटा और ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, याद हो जाएगा बेटा। ये जैसे ये आपका सबसे पहले ध्रुव, ध्रुव का मतलब गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। अब वक्रता केंद्र क्या हो गया? ये गोली दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। फिर त्रिज्या क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। अब मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, अब मुख्य अक्ष के बाद बात आती है
यहां पर थोड़ा सा और समझ लो, फोकस क्या आता है, इस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस, फोकस। जब हम फोकस की बात करते हैं तो बेटा ये लाइन पूरी मुख्य अक्ष कहलाती है। पूरी लाइन क्या कहलाती है बेटा? अब यदि हम फोकस की परिभाषा बताएंगे तो ये वाली लाइन आपकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये बेटा मुख्य अक्ष है। ये दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, पैरेलल आ रही। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। याद हो जाए एक परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बेटा इसमें जाती हैं शब्द आएगा, और यदि अवतल दर्पण होगा तो जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस को बेटा एफ से डिनोट कर देते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर ही होती है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। और यहां पर फोकस इक्वल टू क्या होता है? रेडियस बाई 2। किसी भी मिरर का जो फोकस होगा, किसी भी मिरर का जो फोकस होगा वह रेडियस का हाफ होगा। ये बेटा यहां से यहां तक का ये रेडियस है ना, रेडियस के आधे में फोकस होता है। तो फोकस दूरी जो होती है वह रेडियस की हाफ होती है। फोकस समझ में आ गया? अब देखिए फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है। एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई। अब इसके बाद है, ये क्या है? इसे बेटा द्वारक कहते हैं। द्वार मतलब रास्ता। द्वारक कहें, चाहे द्वार कहें, चाहे रास्ता कहें, ठीक है। तो इसका जो गोली दर्पण का जो डायामीटर होता है, गोली दर्पण का जो व्यास होता है, उस गोली दर्पण के व्यास को ही गोली दर्पण का क्या कह देते हैं? द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के व्यास को ही गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं।